सॉल्यूशन चैप्टर कયું છે सॉल्यूशन। पहली बात वो है कि सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। जनरल हम क्या सोचते हैं, वाटर ले लो, शुगर ऐड कर लो, डिजोल्व हो जाएगा तो सॉल्यूशन। ये तो क्लियर है। सॉल्यूशन आपके सामने, कैन यू गेस विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, शुगर इन वाटर, ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है हम जानते हैं। फिर आप कोई एलॉयज ले लो जैसे स्टेनलेस स्टील, ब्रास, तो वो सॉल्यूशन है कि नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। ये तो है, ठीक है, चलो ये है ब्रास, ये सॉल्यूशन है कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। ये भी एयर मिक्सचर, जो एटमोस्फेरिक एयर है वो सॉल्यूशन है कि नहीं। तो बेसिकली डेफिनेशन सॉल्यूशन की क्या है, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, इट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। बात क्या हो रही है, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स एंड फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, इट्स कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ब्रास किस चीज से बना हुआ है वो आपको मालूम है, कॉपर एंड जिंक, तो एक एमसीक्यू हो गया। दूसरा एटमोस्फेरिक एयर, तो दिस इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, तो होमोजीनियस मिक्सचर है कि नहीं, एटमोस्फेरिक गैस होमोजीनियस मिक्सचर है कि नहीं है। तो एक तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, जिसको मालूम है कि होमोजीनियस मिक्सचर है इसके लिए ओके, ए भी सॉल्यूशन है, एयर भी सॉल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर है तभी तो अलॉयज बन रहा है। तो ऑल द थ्री आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन, तीनों सॉल्यूशन है। और तीनों सॉल्यूशन क्यों है, तो ए भी मिक्सचर है, किसका है, शुगर प्लस वाटर, होमोजीनियस मिक्सचर है। ए भी सॉल्यूशन है क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है, एटमॉस्फेरिक एयर भी होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे वो भी सोचते जाओ, इसके पहले डेफिनेशन आएगी सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन क्वेश्चन मार्क है, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सॉल्यूशन। अब होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होंगे वो कौन से हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, एंड गैसियस कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। दूसरी बात, हम सॉल्यूशन बनाते, जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल ले लिया, कौन सा, शुगर प्लस वाटर। वाटर में मैंने डाल दिया सपोज NaCl, शरबत बनाना है हम, प्लस C6 ग्लूकोज डाल देते, चलो H12O6। तो बहुत सारे कंपोनेंट हो गए, और भी ऐड कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट हो, इज टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। और इसमें एक को हम बोलेंगे सॉल्वेंट, दूसरे को बोलेंगे सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट कौन है आप जानते हो, जिसकी क्वांटिटी लार्जर है, मोस्टली कौन ज्यादा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। बाकी जिसकी क्वांटिटी कम है, लार्ज है, एक ही सॉल्वेंट रहेगा सॉल्यूशन। ऑलवेज सॉल्वेंट इज ओनली वन इन सॉल्यूशन। और जिसकी क्वांटिटी कम है वो सभी को क्या बोला जाएगा, सॉल्यूट बोला जाएगा। इतना क्लियर। सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट में भी वन और मोर देन वन। और बात आ रही है होमोजीनियस मिक्सचर किसको बोलेंगे, तो कंपोजिशन जो है अथवा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी सिस्टम में एक जैसी हो, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे हमने क्या लिया, वाटर प्लस शुगर, अब इसका एक एक ड्रॉप अलग अलग कर लो और वो सभी का टेस्ट कर लो, अलग होगा कि सेम होगा, सेम होगा। दूसरी बात, जब शुगर आपके हाथ में होती है तब उसका फिजिकल स्टेट कौन सा है, और जब वाटर में उसको डिसॉल्व करो तो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन बनने के बाद कैसा हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ये आप जानते हो, 11th का टॉपिक है, पर फिर भी, व्हेन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, इट इज सेड टू बी होमोजीनियस मिक्सचर। ये तो सिंपल है। पूरा डिटेल में जाना है तो शुगर के एक एक ड्रॉप ले लो, अभी बोला ना मैंने, शुगर पहले कौन सी थी, सॉलिड स्टेट में, डिसॉल्व करने के बाद दोनों का फिजिकल स्टेट कौन सा हो गया, लिक्विड। तो एक हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, तो इसको क्या बोला जाएगा, सॉल्यूशन। टेक द स्पून ऑफ शुगर एंड मिक्स थ्रूली
in the glass water, then check whether the taste of every drop is same or not. तो आप जानते हो कि भाई ये होमोजीनियस मिक्सचर है। अब हो रही है बात, सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये दो क्लासिफिकेशन हम जानते हैं। सॉल्यूशन के अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होते। सॉल्यूट किसको बोलेंगे फिर से? तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट है, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी वो सॉल्यूशन है। तो सिंपल है, जानते ही। अब क्लासिफिकेशन की बात कर लेंगे। चलो ये भी सिंपल है, थोड़ा सा गेम जैसा। 5 ग्राम सॉल्ट एंड 1000 ml वाटर। तो इसमें इजी है, सॉल्यूट कौन है? शुगर सॉल्ट है और वाटर सॉल्वेंट है। तो इसको थोड़ा जाने देता हूं, आप जानते ही हो, बराबर है। इथेनॉल, जब वाटर होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? एक्वियस सॉल्यूशन। फटाफट चलो। A solution is a mixture of two or more than two components। तो क्या आएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें यूनिफॉर्मली कंप्लीट, ये भी इजी है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का, ये आपको लर्न पूरा करना पड़ेगा। एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं। डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, वो तो आप लिख चुके हो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर फॉर्म्ड, राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विथ एन एग्जांपल। सॉल्यूशन की डेफिनेशन जानते हो। अब सॉल्यूशन को दो तरीके से क्लासिफाई किया जाएगा। एक तो नंबर ऑफ कंपोनेंट के ऊपर से, दो कंपोनेंट हो गए तो बाइनरी, तीन कंपोनेंट हो गए तो टर्नरी, और थ्री कंपोनेंट हो गए तो, टू कंपोनेंट हो गए तो बाइनरी, थ्री कंपोनेंट हो गए तो टर्नरी, और फोर कंपोनेंट हो गए तो क्वार्टेनरी। बराबर है। द होमोजीनियस मिक्सचर, ये तो डेफिनेशन हो गई। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, चलो फिर से, दो होंगे तो, तीन होंगे तो टर्नरी यूज करते हैं वर्ड। बाकी ये तो आप जानते हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। बाय, खैर, क्वार्टनरी। अब बात है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अरे फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मोस्टली सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होता है उसके हिसाब से सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया जाता है। अभी हमने देखा ब्रास, ब्रास में सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होगा? ब्रास में सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होगा? सॉलिड। एटमॉस्फेरिक एयर में सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कौन होगा? एयर, मतलब गैसियस स्टेट होगा। और सॉल्यूशन मतलब लिक्विड एंड शुगर, उसमें सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होगा? लिक्विड। इतना क्लियर? एटमॉस्फेरिक एयर में सॉल्वेंट कौन हो सकता है? कौन सा गैस सॉल्वेंट है? सॉल्वेंट कौन सा गैस है, क्वेश्चन ये नहीं है। तो नाइट्रोजन, क्योंकि उसका कंपोजिशन परसेंटेज मैक्सिमम है, तो नाइट्रोजन सॉल्वेंट है। तो फिजिकल स्टेट के हिसाब से जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वही सॉल्यूशन बोला जाएगा। मतलब गैसियस सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट कौन सा रहेगा? सॉलिड सॉल्यूशन और लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्वेंट फिक्स रहेगा, सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है। जैसे कि फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये हो गया, बराबर है। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर अथवा द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड। क्लियर? गैसेस सॉल्यूशन तो सॉल्वेंट गैस होगा, लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट, और सॉलिड सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉलिड होगा। अब इसके एग्जांपल आपको एमसीक्यू के लिए याद रखने, खास के टेबल पूरा एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है।
तो पहले कि हम ले लेंगे क्या, तो गैसेस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो कौन सा रहेगा, गैसेज रहेगा, गैस ही रहेगा ना। सॉल्यूट भी गैस ले लेते, सॉल्वेंट भी गैस ले लेते, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन गैसेस सॉल्यूशन भी बोला जाएगा, अथवा तो गैस इन गैस सॉल्वेंट। देखो ये तो एग्जाम्पल आपको याद ही है, एनसीईआरटी का भी एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, एमसीक्यू में कभी कभी पूछ लेते हैं कहीं पे भी। एक गैसेस सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, तो एटमॉस्फेरिक एयर, इसको नाइट्रोजन एयर भी बोला जाता है। तो एयर मिक्सचर ऑफ H2 and O2, कोई भी एटमॉस्फेरिक एयर के कंपोनेंट का मिक्स कर लो तो ये आपका एग्जांपल हो जाएगा। चलो अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूं लिक्विड एंड गैस। सॉल्यूट लिक्विड रहेगा, सॉल्वेंट गैस रहेगा, तो ऐसे कुछ एग्जांपल याद है, बोला जाएगा गैस सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन तो गैस इन गैस, सॉरी लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन बोला जाएगा गैसियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल कोई आपको इमेज हो तो बोलो। सॉल्वेंट मतलब मैक्सिमम कंपोनेंट कौन है, एयर है गैसियस कंडीशन में, और सॉल्यूट लिक्विड है, मॉइस्चर एयर। अगर स्प्रे कर रहे हो आप तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। चलो, तो लिक्विड गैस बोला जाएगा लिक्विड इन गैस अथवा तो गैसियस सॉल्यूशन। एग्जाम्पल इवोपरेशन ऑफ लिक्विड अथवा तो मॉइस्चर, नाइट्रोजन गैस। क्लियर। अब यहाँ पे आप ले लेते हो सॉलिड और गैस, तो एग्जाम्पल क्या आएगा, सोचो, क्योंकि ये लर्न करने का कोई टॉपिक ही नहीं है, ये तो इजीली हो जाता है, इसमें रटने के लिए बैठने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूट आपका सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन गैस से सॉल्यूशन लेना है, तो सॉल्वेंट तो गैस ही रहे। तो एज ए एग्जाम्पल जहां पे सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्यूट सॉलिड और सॉल्वेंट लिक्विड हो। हाँ हाँ, ऐसे हो सकता है, डस्ट पर होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए। सेम में पानी में डस्ट को डाल दो, सैंड को डाल दो, तो ये मिक्सचर नहीं है, ये एक फॉर्म है। कुछ पार्टिकल की साइज, अभी चैप्टर निकल चुका है आपका, पर कुछ पार्टिकल की साइज बड़ी हो और वो फ्लोटिंग फॉर्म में रहते हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को कोलोइडल सॉल्यूशन बोला जाता है। हम जो बात करें ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया होगा, बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है वो ट्रू सॉल्यूशन है। थर्ड पार्ट है प्रेसिपिटेशन, पीपीटीज बन रहा है, ये तीनों अलग अलग चीज है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो सॉलिड में से सीधे गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो पहले तो इसको क्या बोला जाएगा, सॉलिड में से डायरेक्टली गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना, पढ़ चुके हो थर्मोडायनेमिक्स में। हाँ, सब्लिमेशन, तो ये एग्जाम्पल याद कर लो, वही एग्जाम्पल है। कैंपर इन एयर, आपको कैंपर को रख लो, कुछ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर भी वो सब्लिमेशन हो जाएगा, गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आयोडीन, इक्विलिब्रियम चैप्टर, इसको गर्म कर लो, सीधा गैसेस फॉर्म में जाएगा, तो ये भी आपका ये हो गया। तो ये एग्जाम्पल आपके ऐसे याद रखने, कुछ भी एग्जाम्पल बुक के बाहर का भी प्रैक्टिकली हो सकता है, जो आप समझ सकते हो, जान सकते हो। कंप्लीट। लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट कौन सा रहेगा, बाकी तो तीन है, फिजिकल स्टेट चेंज करते जाना है और एग्जाम्पल याद रखना है, तो इजी हो गया। सॉल्वेंट लिक्विड और सॉल्यूट गैस है, मतलब लिक्विड ज्यादा है गैस कम है, जिसमें डिजोल्व हुआ है, तो सोडा बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स, वो सभी एग्जाम्पल है ना, सिंपल है। तो ऑक्सीजन इन वाटर, दूसरा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, गैस इन लिक्विड है। देखो अब लिक्विड इन लिक्विड, ये तो आप जानते हो बहुत अच्छे से, बोला जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन,
और एग्जाम्पल कौन सा है, तो दो लिक्विड को मिक्स करो, होमोजीनियस मिक्सचर बना, ऐसे कौन से दो लिक्विड हो सकते हैं? लाइम जूस प्लस वाटर। पर वो लाइम में जो एसिड आता है ना, वो अगर क्रिस्टलाइजेशन करे तो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। उसका फिजिकल स्टेट बेसिकली सॉलिड है, नेचुरली वो लिक्विड फॉर्म में होता है। अल्कोहल, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, है ना, इजीली। मोस्टली यही एग्जाम्पल वेल नोन है, देख लोग खुश थी गया। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का मिक्सिंग कर लो, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉल्यूशन बोला जाएगा, तो सिंपल है, शुगर सॉल्यूशन। गैस इन सॉलिड, सॉलिड का, सॉलिड मतलब हाइड्रोजन, तो दूसरे गैसेस का कुछ सॉलिड कंपोनेंट ऐसे होते हैं एब्सॉर्प्शन कर लेते हैं, और जो मिक्सिंग बनता है वो एग्जाम्पल है पैलेडियम, मोस्टली मेटल आती है, वो हाइड्रोजन का एब्सॉर्प्शन कर लेगा। प्लेटिनम, निकल, फिर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्गेनिक में यूज होते, तो वही एग्जाम्पल है। एब्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय, बुक में एक ही दिया हुआ है पैलेडियम, बराबर है, पर रिड्यूसिंग एजेंट है प्लेटिनम अथवा तो निकल, 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सॉलिड सॉल्यूशन, तो लिक्विड सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड बोला जाएगा, सॉलिड सॉल्यूशन। एग्जांपल कुछ याद हो तो बोल दो। सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट लिक्विड है, सॉल्वेंट सॉलिड है, सॉल्यूट लिक्विड है। मर्क्यूरी, जिंक एमालगम बोला जाता है, तो सोडियम एमालगम बोला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, तो लिक्विड कौन है यहाँ पे, मर्क्यूरी, सोडियम अथवा तो जिंक ले लो, यहाँ पे सिल्वर लिया हुआ है, मर्क्यूरी इन सिल्वर, जिंक इन सिल्वर, सोडियम एमालगम भी बनता है। तो सभी का फिजिकल स्टेट कौन सा है, सॉलिड, और ये भी कंपोनेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, इसलिए फिजिकल स्टेट इसका हो जाएगा सॉलिड, इसमें मर्क्यूरी एब्सॉर्ब हो जाएगा, बराबर। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। फिर तो ये जानते हो दोनों सॉलिड, तो एलॉइज कोई भी नाम दे दे, बुक में भले ब्रास लिखा हुआ है, मेटल एलॉइज ब्रास मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक, ये एमसीक्यू में सिंपल ही पूछा हुआ है कई बार, याद नहीं आएगा उस टाइम पे, अरे ये कोई पढ़ता नहीं है जनरल, ये क्या ठीक है, पूछते कोई नहीं तो क्यों पढ़ना है, आईएमपी तो करना होता है ना मैं, तो उस टाइम पे एक एक मार्क निकल जाता है। सोडा वाटर किस टाइप का सॉल्यूशन है, फटाफट अब क्विकली आंसर, बराबर है। सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ब्रास, फटाफट, सॉलिड, बराबर। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ब्रास है, फिर से रिपीट हो चुका है, जर्मन सिल्वर, नहीं ये भी अलॉइज है, एक शायद बुक में पुराने नहीं, सॉलिड सॉलिड का मिक्सिंग है, जर्मन सिल्वर भी वन टाइप ऑफ अलॉइज। और वो जो आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं मूर्ति आती है और कुछ ग्लास आते हैं जैसे सिल्वर जैसा लगे, होता नहीं है सिल्वर का, ये पिक्चर आएगा आपको समझ में आ जाएगा, देखो, है ना, लगेगा सिल्वर पर होता है जर्मन सिल्वर, वो मिक्सिंग है। पुराने सिलेबस में बहुत सारे अलॉयज और मिक्सिंग आता था, अभी तो वो चैप्टर बहुत पहले निकल चुका है, पर ये बुक में नहीं है तो इसकी टेंशन मत करो। ए विच सब्सटेंस इज यूज इन रेड पॉइजन, सब्सटेंस का नाम पूछा हुआ है, कौन सा सब्सटेंस यूज हो रहा है, आप पूरी बुक निकाल के ढूंढ लोगे नहीं मिलेगा आंसर, और बुक में ही है, और ऐसे क्वेश्चन को पूछ ले काम हो जाएगा, मेरे जैसा बुक निकाल के बैठ जाए तो एमसीक्यू हार्ड हो जाएगा, कितना भी कैलकुलेशन कर लो ये कैलकुलेशन में बैठेगा। NaF इज यूज इन रेड पॉइजनस, सॉल्यूशन चैप्टर के इंट्रोडक्शन में स्टेटमेंट है, और इंट्रोडक्शन कोई पढ़ता नहीं, बोलो
है ना, एनसीईआरटी लेके पेपर निकले तो क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आएगा। अब एक बार देख लिया फिर इसको रटने की जरूरत नहीं, याद हो जाए कंप्लीट। ये आपको आता है पर टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आंसर भी आप फटाफट याद कर लो। कंप्लीट। फिर से वही बात, मेटल एमालगम इज अ टाइप ऑफ सोडा वाटर। नहीं, अब ये क्वेश्चन अलग से बाइनरी। ये चैप्टर में हम जो भी डिस्कस करेंगे वो मोस्टली बाइनरी सॉल्यूशन का ही आएगा। सब्लिमेशन किस टाइप का सॉल्यूशन बनता है, देखो क्वेश्चन को घुमा दिया, सब्लिमेशन वर्ड ये बुक में ये चैप्टर में कहीं नहीं, कहाँ पढ़ा हुआ है आपके थर्मोडायनेमिक्स में। शुगर इन वाटर तो सिंपल है, अच्छे से आता है, पर आंसर आप जो ऑप्शन चाहते हो वो नहीं, अलग से है। क्या बोला जाएगा? हाँ आएगा ना, एक्वियस भी है, सॉलिड इन लिक्विड भी है और बाइनरी सॉल्यूशन भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या जल्दी आइए, आ गया क्वेश्चन का आंसर आ गया, फट करके पहला दिखेगा टिक करो और भाग जाओ, और फिर राउंड अप कर लिया होगा, फिर याद आएगा कि ये गलत हो गया, बाद में कुछ होगा। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ना है आपको। इक्विलिब्रियम कौन जानता है? फटाफट जिसको आता है वो बोलो इक्विलिब्रियम क्या है। और इक्विलिब्रियम काइनेटिक होता है क्यों? क्योंकि वहां पे स्लाइड तो आ जाएगी, पर आप जानते हो तो इसे टाइम नहीं बिगाड़ना। इक्विलिब्रियम किसको बोलेंगे? और इज अ डायनेमिक नॉट स्टेडी। At a constant temperature and pressure in closed vessels, the rate of forward reaction and reverse reaction are equal, and the part मतलब molecules of number of molecules of reactant convert into product, and same time same number of product molecules अथवा the particles convert into reactant, and this is the state of equilibrium। और काइनेटिक क्यों है? तो ये होता रहता है, भले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, सेम होता है कि कांस्टेंट होता है? एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर सेम और कांस्टेंट। तो सेम नहीं होता, इक्वल थोड़ी ना होगा। प्रोडक्ट आप रिएक्टेंट ले लो और प्रोडक्ट भी इतनी बनानी है तो क्यों रिएक्टेंट लेना है, टाइम क्यों बिगाड़ना। बेसिकली इकोनॉमिक्स भी क्या बोलता है, रिएक्टेंट पूरा यूज होना चाहिए ना, बाद में प्रोडक्ट मैक्सिमम मिलनी चाहिए। और कोई भी रिएक्शन कंप्लीट कब होता है? सेकंड बात, तुमने कोई भी रिएक्शन चालू कर लिया तो उसको कंप्लीट हुआ कब कंसीडर करो कि भाई ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ। पूरा ये यूज ऐसा जरूरी नहीं यूज ना भी हो, रिएक्टेंट पूरा यूज हो जाए इट मीन्स कि भाई हर रिएक्शन में ये सही है, रिएक्टेंट पूरा यूज हो जाए तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, पर हर बार जरूरी नहीं रिएक्टेंट पूरा यूज हो जाए, जरूरी है। अनरिएक्ट पार्टिकल तो रहेंगे नहीं, तो फिर इक्विलिब्रियम कहां से होगा? तो कोई भी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होना मतलब रिएक्शन अब आगे नहीं होगा। आगे नहीं होगा मतलब प्रोडक्ट इसके आगे मिलेगी नहीं, दोनों साइड सिमिलर वे से होता रहेगा। आई बात समझ में? तो एक तो दिमाग में बैठा दो, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो तब कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, सेम नहीं होता। कंप्लीट सेम कभी नहीं होता है। और रिएक्शन तभी कंप्लीट होता है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ मतलब रिएक्शन कंप्लीट हुआ। दूसरा वे, कंप्लीट रिएक्टेंट यूज हो जाता है तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉल्युबिलिटी किसको बोलेंगे? तो कॉमन यूज बात है कि सॉल्युबिलिटी किसको बोलेंगे? कितना मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन फिक्स क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन, या तो सॉल्वेंट जो भी लेना है, तो इट्स कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और ये तब तक सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि जो सॉल्यूशन बनेगा वो सैचुरेटेड होगा।
आपने थोड़ा डाल दिया, जो डाला वो तो डिजोल्व हो चुका है, पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन रहा है तो वो सॉल्युबिलिटी नहीं है, क्योंकि अभी और वो सॉल्यूशन मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूट एक्सेप्ट करेगा, आपने नहीं डाला, गलती किसकी है? आ रही है बात समझ में? भाई एक मैंने वाटर ले लिया, चलो 100 ml वाटर ले लिया और देव ने 2 ग्राम NaCl डाल दिया और बोल रहा है कि भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। 2 ग्राम तो जरा ज्यादा है, पर सपोज समझो ना 0.1 मोल डाल दिए। अब बोल रहा है कि भाई ये सैचुरेटेड डिसॉल्व हो गया, मतलब अब सॉल्यूशन NaCl की सॉल्युबिलिटी 0.1 मोलर है, और फिर इसने और 0.1 मोल डाल दिया और वो भी डिसॉल्व हो गया, तो फिर सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? पर फिर भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड नहीं हुआ तो और डालना पड़ेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन आएगा, पर इसका मतलब फिर भी याद कर लो क्या होगा, कोई भी सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब है? तो इसके ज्यादा सॉल्यूट को सॉल्वेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अनडिजोल्व कंटेनर में पड़ा रहे, तो सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो उस टाइम जितना मैक्सिमम कंपोनेंट डिजोल्व हुआ है उसी को क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। डेफिनेशन एग्जैक्ट ऐसे लिखेंगे हम, सिंपल है पर याद होनी चाहिए। Solubility of a substance in its maximum amount that can be dissolved in specified amount of solvent, मोस्टली 100 ग्राम लेते पर जरूरी नहीं है, at a specified temperature to form a saturated solution। कोई कंफ्यूजन नहीं। तो सॉल्युबिलिटी की बात हमने न्यूमेरिकल्स में भी बोला था, जैसे स्प्राइंगली सॉल्युबल सॉल्ट है तो उसका आपको मोलारिटी ढूंढनी है, तो क्या ढूंढना है? कल न्यूमेरिकल में बात कर ली थी, कोई सॉल्ट स्प्राइंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, KSP दे रखा हुआ है, मोलारिटी ढूंढनी है तो आपको क्या बोलना ढूंढना पड़ेगा? सॉल्युबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। कभी कभी न्यूमेरिकल में कंफ्यूजन हो जाए कि भाई ये स्प्राइंगली सॉल्युबल सॉल्ट है कि नहीं, हमें दिमाग में बैठा दिया अभी मैंने बोला हो। तो जब KSP दे रखा है तो फिक्स कर लो वो स्प्राइंगली सॉल्युबल सॉल्ट होगा, तो अदरवाइज तो KSP पॉसिबल ही नहीं, तो सर्कल फिक्स हो जाता है। KSP दिया इट मीन्स स्प्राइंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, तो उसी की सॉल्युबिलिटी ढूंढ लो, आपको क्या मिल जाएगा? मोलर कंसंट्रेशन मिल जाएगा। तो ये हो गई बात सॉल्युबिलिटी की। अब एक किस पे डिपेंड कर रही है? 2 मार्क का क्वेश्चन है, खाली 4। एक तो टेम्परेचर, प्रेशर पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, कोई भी बोर्ड। लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। बोलो फिर से कौन से आएंगे? टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। देख सकते हो, ये अब आपको याद हो जाएगा, इसको फिर लर्न करने की जरूरत नहीं, सिंपल है। पर एक्सप्लेन करना है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड कर रही, तो ऐसा क्यों? तो जैसे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात करेंगे तो आप पोलरिटी जानते हो, कोई भी सपोज वाटर पोलर सॉल्वेंट क्यों है? तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोले तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन की, तो ड्यू टू दिस पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन हाइड्रोजन, और ये चार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से क्या जनरेट होता है? बॉन्ड पोलर होता है। और ये पूरा वाटर तो जनरल है, यूनिवर्स सॉल्वेंट है, तो ये क्या बोला जाएगा? पोलर सॉल्वेंट। तो नेचर की बात करें तो पोलर सॉल्यूट इज ऑलवेज डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट। एग्जाम्पल बोल सकते हो, पोलर सॉल्यूट का तो मैंने नहीं, सॉल्वेंट का तो बोल दिया, पोलर सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो वाटर में बेंजीन डिसॉल्व हो सकता है, सोडियम क्लोराइड कौन डिसॉल्व हो सकता है? वाटर में बेंजीन डिसॉल्व हो सकता है या सोडियम क्लोराइड। वाटर में बेंजीन डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? तो आपको पहले तो बेंजीन की फॉर्मूला ऑर्गेनिक C6H6
और स्ट्रक्चर, और NaCl अथवा तो कोई भी आयोनिक कंपाउंड ले लो, उसकी बात कर लो। अब बात कर रहे वाटर की, ये तो पोलर है, जानते हो। अब इसमें पोलैरिटी है क्योंकि ये तो आयोनिक कंपाउंड से आयन प्रोड्यूस होंगे ही। तो हर आयोनिक कंपाउंड तो हर आयोनिक सब्सटेंस वाटर में डिजोल्व होके आयन बनाएगा, तो डिजोल्व होगा। पर बेंजीन में कोई भी एंगल से आपको चार्ज जनरेट हुआ दिखता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर। कहीं पे भी कंपोनेंट में चार्ज प्रोड्यूस ना हो, इसका मतलब है नॉन पोलर है। चार्ज प्रोड्यूस हो तो पोलैरिटी होगी, पर इसकी पोलैरिटी के हिसाब से सोल्यूबिलिटी डिपेंड करेगी। जैसे अल्कोहल C2H5OH, चलो मिथेनॉल ही ले लेते, CH3, तो A नेगेटिव और A पॉजिटिव, तो एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड, पर पोलर बॉन्ड तो है, तो इसकी पोलैरिटी के हिसाब से ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है। फिर जैसे जैसे आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे, ब्रांच बढ़ेगी, ऐसे ऐसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ऑर्गेनिक का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, सॉल्युबिलिटी की कंपैरिजन वाले MCQ बहुत आते हैं, इसमें से किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे ही पढ़ लो तो समझ में आ जाए। पोलर सब्सटेंस किसमें डिसॉल्व होगा, सॉल्वेंट। नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। जैसे नेफ्थेलिन, नेफ्थेलिन के फॉर्मूला याद है किसी को, 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। एंथ्रेसिन, फिनांथ्रिन, तो ये सब याद रखना पड़ेगा। बोलो। अब ये सॉल्यूट है, समझ लो, बेंजीन सॉल्वेंट है, तो ये इसमें डिसॉल्व होगा, इसमें नहीं होगा। क्लियर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन रहेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी रहेगा, कुछ नाम आएंगे फिर याद रख लेना। अभी ये पॉइंट क्लियर। खाली लिखा हुआ वही चीज आपके सामने स्टेप वाइज आ जाएगी, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है वही। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड, क्वेश्चन है हाउ डज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। चलो, सब लिक्विड सब सॉल्वेंट में डिसॉल्व, मतलब सब सब्सटेंस सब सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते। कौन होता है, सोडियम क्लोराइड शुगर किस में डिसॉल्व होगा, वाटर में। नेफ्थेलिन एंथ्रासिन वाटर में होगा नहीं। क्लियर। रीजन क्या है, जैसे नेफ्थेलिन एंड एंथ्रेसिन किस में डिसॉल्व होगा, बेंजीन में होगा, जबकि सोडियम क्लोराइड और शुगर नहीं होगा। रीजन है पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इतना ही लिखना है। बोलो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ जाता है। क्लियर। तो भाई आपको जो जो पॉइंट इधर उधर भी समझ में आए, सही तरीके से लिख दो, आंसर का मतलब मार्क्स मिल जाते हैं। सेकंड टॉपिक क्या था, मतलब फाइनल स्टेटमेंट है, ऐसा बोल सकते हैं कि भाई नेचर पे डिपेंड कर रहा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। चलो, टेम्परेचर की बात करें तो कोई भी रिएक्शन दो पार्ट में हम क्लासिफाई करें, एक तो एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, हीट देनी पड़ेगी। एक्सोथर्मिक रिलीज होगी। सपोज मैंने वाटर में और कुछ कुछ जैसा वाटर में मैंने लाइमस्टोन डाल दिया, हीट प्रोड्यूस होगी, दिख रही है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना क्लियर। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको सिंपली समझ में आ जाएगी। दो रिएक्शन है, ए वाला कौन सा है, ए वाला। चलो, फर्स्ट रिएक्शन है सपोज
जैसे मैंने शुगर, नहीं वो चलो यही रखो ना, फर्स्ट वाला है, इसमें क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, इसको मैं और टेम्परेचर दे दूं, क्या करूं, टेम्परेचर इंक्रीज करो तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम सोच लो, लच एटेलियर्स, क्या होगा, तो रिएक्शन इससे इस साइड जाएगी। चलो ये तो डिजोल्व हो चुका था, सॉल्यूशन बन चुका था, पर जब मैंने गर्म कर लिया तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करवाता है, सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में डाल दो, अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। नॉर्मली सब रिएक्शन कौन से होते हैं, ये वाले, सॉलिड को लिक्विड मतलब वाटर में डालो तो मोस्ट ऑफ रिएक्शन एंडोथर्मिक रहेंगे, मोस्ट ऑफ बोल रहा हूं, सभी नहीं। तो इस केस में क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर लिया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो क्लियर, वही लिखना है आपको, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, बोलो, एंथैल्पी चेंज, सॉल्यूशन के एंथैल्पी को किस सिंबल से दिखाया जाएगा, डेल्टा एच सॉल्यूशन। अब इसके हिसाब से आप पॉजिटिव नेगेटिव सोच सकते हो, डेल्टा एच पॉजिटिव हो तो क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। खाली यही पूछा हो, यही सिंबल दे दिया, इतना डिस्क्राइब ना किया, और पूछ ले कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, तो पहले तो इसका आपको समझ में आना चाहिए। आ रही है बात समझ में, ये पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाते पर सिंबल में समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन जाए। तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी अगर पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, नेगेटिव होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। प्रेशर की बात करो, सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करके प्रेशर कितना भी डालो कुछ इफेक्ट होगी, तो प्रेशर सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट नहीं करता, करेगा, प्रेशर सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट नहीं करता। सॉल्युबिलिटी के बेस पे सॉल्यूशन के तीन क्लासिफिकेशन है, एक तो मैंने पढ़ा दी, ज्यादा डिसॉल्व होगा, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, मतलब एक तो सैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया और सुपर सैचुरेटेड, तो उसको फटाफट जाने देता हूं, जानते ही हो आप। डिफाइन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग इट, राइट अ नोट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड, अथवा तो define solubility of gas and explain effect of nature of solute and solvent, ये गलत है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सोल्यूबिलिटी में यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा, तो हेनरीज लॉ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो बात क्या हो रही है, सॉल्यूट गैस, सॉल्यूट क्या है, गैस, और सॉल्वेंट लिक्विड है, मोस्टली वाटर लेके चलेंगे। तो सोल्यूबिलिटी में आप ही सोचो क्या हो सकता है, डिस्कस बाद में करेंगे। अगर मैंने गैस को वाटर में डिसॉल्व करवा दी, टेम्परेचर बढ़ाऊ तो क्या होगा, खबर पड़े, टेम्परेचर बढ़ाएगा तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डिक्रीज हो। रीजन तो आप टेम्परेचर और एग्जांपल दे सकते हो, गैस प्लस वाटर गिव सॉल्यूशन प्लस हीट, तो हो गया एक काम पूरा। दूसरी बात, प्रेशर, सोडा बोतल को एयर टाइट पैक क्यों रखा जाता है, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, गैस की वाटर में इंक्रीज होगी। पहले डेफिनेशन तो आप पढ़ चुके हो, बराबर वही लिखनी है, सोल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगी,
तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ गैस, अब पर्टिकुलर गैस की बात है तो टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब बात हम कर रहे हैं नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो आगे डिस्कस के वही पॉइंट रहेंगे। कौन से देख लो फटाफट। यहाँ पे एक चीज है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते, परमानेंट गैस कौन है? तो एटमोस्फेयर में आप देखो तो नाइट्रोजन मिलेगा N2 फॉर्म में, O2H2। अगर ए ज्यादा सोल्यूबल हो जाते तो एटमोस्फेयर में गैस होते ही नहीं है, क्योंकि सभी सी वाटर में डिजोल्व हो जाते। तो इसीलिए उसकी सोल्युबिलिटी याद रखने के लिए कि भी उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी। पर कुछ HCl आप जानते हो, आप जनरली आप HCl किस फॉर्म में देखते हो? लिक्विड फॉर्म में। पर इसका नेचुरल फॉर्म गैसियस स्टेट है। तो ऐसे कुछ गैसेस जिसका वाटर में इंस्टेंटली आयोनाइजेशन हो जाता है, और ऐसे गैसेस की सोल्युबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट। जैसे कि O2 N2 H2 तो बहुत कम क्वांटिटी में डिजोल्व होंगे, जबकि HCl एमोनिया, एमसीक्यू है ध्यान रखना, दे दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मोस्ट डिजोल्व इन, अथवा तो मोर डिजोल्व इन वाटर। HCl एमोनिया जो आयोनाइजेशन होते हैं वो कम डिजोल्व, मतलब ज्यादा डिजोल्व होते हैं। ये सेम स्टेटमेंट है। चलो ये भी स्टेटमेंट याद रख लेना है आपको। व्हेन अ गैस अंडरगोज आयोनाइजेशन इन अ सॉल्वेंट देन इट इज हाईली सॉल्युबल इन दैट सॉल्वेंट। चलो अब पिक्चर दिख रहा है, देखा है पिक्चर? क्या है इसमें, क्या है? पिस्टन रहे, बराबर। हाँ, एक लिक्विड है नीचे, मोस्टली वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, और ए मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। अब सपोज ये मैंने पिस्टन को ज्यादा प्रेशराइज कर लिया तो क्या हो? गैस लिक्विड में डिसोल्व થઈ જાય। तो सिंपल स्टेटमेंट છે, so the gas is in equilibrium with the liquid solution। इक्विलिब्रियम होगा, ये आपने जो बोला वही स्टेटमेंट है। नीचे की साइड पे वाटर है, ऊपर साइड पे गैसेस है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका हुआ है। क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो स्टेटमेंट लिखना है। अब आप समझ चुके हो इसको। अब ये दो पिक्चर देखो, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो, डिक्रीज करेंगे तो, स्टेटमेंट ये लिखना है। नाउ इंक्रीज प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू अ स्मॉल वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कम होता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज क्यों? पॉइंट वो है, इंक्रीज होगी, वो तो समझ चुके हो। तो रीजन सिंपल स्टेटमेंट है कि यूनिट वॉल्यूम होगा, उसमें नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स से बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट आपको खाली याद रख के लिखना है। क्लियर? देखो, एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन इंक्रीज, ऑल्सो द रेट एट विच द गैसेस पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन टू एंटर इट इंक्रीज। तो पूरे क्वेश्चन का आंसर बेसिकली है, बाकी आप घुमा फिरा के कुछ भी लिख दो, मिल जाएगा आंसर। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो वही जो स्टेटमेंट आपके सामने है उसका आंसर है, पढ़ लेना तो पढ़ लो एक बार। चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बोलते जाओ फटाफट। क्या होगा टेम्परेचर की इफेक्ट? तो आपको पहला स्टेटमेंट क्या लिखना है? ये तो आंसर देगी फाइनल, पर क्यों? सिंपल एक्सप्लेन करना है तो आपने तो खाली आंसर दे दिया कि भाई टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, पर क्यों? तो अभी वही याद रखना है। क्या लिखना है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल का कोई फॉर्मूला नहीं लिखनी है। वाटर प्लस गैस गिव्स सॉल्यूशन प्लस, इतना क्लियर? तो ये रिएक्शन कौन सा होगा?
तो नेचुरली उसको गर्म करोगे तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा, बबल्स निकल जाएंगे बाहर, और बबल्स निकल रहे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अपने अपने लैंग्वेज में घुमा फिरा के कुछ भी लिखो, पर मेन क्या आना चाहिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उसी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही, बाकी लिख सकते हो आप। ये जो मैं बोल रहा हूं उसका आंसर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आई मेन स्टेटमेंट क्लियर। कभी भी सॉल्युबिलिटी के बारे में पूछे तो ये बेस लेके चलो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एक रिएक्शन मस्त लिख लो और इसमें दिखा दो कि भाई एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, बाद में लिखा हुआ कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसको समझ में आता है कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिख दिया, बात खत्म हो। हेनरीज लॉ, जो अभी हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा, वो ये फर्स्ट था हेनरी जिसने सॉल्युबिलिटी और गैस का जो क्वांटिटीज है उसके रिलेटेड एक्सप्लेनेशन दे दिया, और वो हेनरीज लॉ के नाम से फेमस हो गए। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, गिव इट्स एप्लीकेशन। ये 3 मार्क का क्वेश्चन, बार बार बोर्ड की एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी। अब तक जितना भी पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट यही बात है, जब इंपॉर्टेंट टिक करवाने हो तो सब निकाल के इसको टिक कर लेते, बाकी का भूल दो। स्टेटमेंट क्या है बोला मैंने, हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव a quantitative relation between pressure and solubility of gas in a solvent which is known as Henry's law। तो उसने क्या बताया भाई, प्रेशर पिस्टन का हमने देखा ना, प्रेशर बढ़ा लेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, बराबर। P proportional to सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। चलो यहाँ पे मैंने कार्बन डाइऑक्साइड ही ले रखा था, ये आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, ये भर लिया है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हमारा पिस्टन है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। और यहाँ पे मैंने एयर ले ली, चलो एयर की जगह स्पेसिफिक कर लेते हैं, N2 गैस है, O2 गैस है और H2 गैस, तीनों का मिक्सचर है यहाँ पे। अब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तीनों की बढ़ेगी। तो ये जो ऊपर प्रेशर बढ़ा है वो अप्लाई होगा, वो क्या होगा, पी टोटल। तो ये तीनों पे कौन सी इफेक्ट आएगी, तो ये सभी का इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोला जाएगा, पार्शियल प्रेशर इज डिनोटेड बाय Pn2 प्लस PO2 प्लस PH2। उसके कंपोजिशन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से ये प्रेशर होगा। जैसे नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। तो अलग टोन में फिर से भी समझेंगे। ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन बहुत कम है तो हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम होगा, इतना क्लियर। तो इसका मतलब ये सॉल्युबिलिटी क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूं Pn2। तो एक वर्ड यार यूज कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, इतना क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मैं सॉल्युबिलिटी बोलते जा रहा हूं और बेसिकली मुझे उसमें क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, समझना है। तो ऑक्सीजन कितना डिजोल्व है, सॉल्युबिलिटी बढ़ी पर कितनी बढ़ी, क्वांटिटी में जाना है तो हम उसका कंसंट्रेशन ले सकते हैं। पर डाल्टन ने ऐसा सजेस्ट कर लिया कि भाई ये जो सॉल्युबिलिटी है उसकी जगह आप ले लो मोल फ्रैक्शन। क्या लेना है, तो तीसरा पॉइंट भी मिल चुका है। तो पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, फिर स्टेटमेंट देखेंगे, इतना भी हो गया। तो P प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसियस कंपाउंड, क्लियर। अब इसने उसको प्रोपोर्शनलिटी को निकालना है तो ये दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिला, उसका जो स्लोप मिल रहा था उसको कांस्टेंट वैल्यू दी और उसको बोल दिया
KH, तो ये आपका हो गया हेनरीज लॉ कंप्लीट। तो इतने पॉइंट आपको याद रखते जाने, पहला स्टेटमेंट याद हो जाएगा। सेकंड, the law states that at the constant temperature, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution. Statement clear? पहले हमने आगे क्या सोचा था, प्रेशर, पर पार्शियल प्रेशर यूज कर लिया। अब हम क्या डालेंगे, मोल फ्रैक्शन। डाल्टन्स, a contemporary of Henry, also conclude independently that the solubility of gas in a liquid solution is a function of partial pressure. स्टेटमेंट दोनों घुमा फिरा के लिख दिया। आगे मैंने समझा क्या बोला था, पार्शियल प्रेशर और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन है, तो उसने वही चीज क्या बोल दी। क्लियर? अब हमें क्या लेना है, सॉल्युबिलिटी की जगह मोल फ्रैक्शन, तो वो स्टेटमेंट लिख दो। If we use mole fraction of gas in solution as a measure of its solubility, that is can be said that, तो statement final आ जाएगा, the mole fraction of gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas over the solution. तो फिर अब हो गया क्लियर। The most commonly used form of the Henry's law that the partial pressure of gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. कैसे लिखाया जाएगा, हो गया क्लियर। चलो ये अब इस KH, इस पे देखो, आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ आएगा सामने, कौन सा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, उसका स्लोप को क्या बोला जाएगा, KH। डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग रहेगी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो P/X इज इक्वल टू KH, अथवा तो KH को नीचे लिख दो। तो इससे क्या मालूम पड़ता है, KH बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, KH इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी। तो ये KH के बारे में छोटा सा क्वेश्चन अगर पूछ लो, हेनरी कांस्टेंट के बारे में लिख दो 2 मार्क में, तो 2-3 स्टेटमेंट ये आपको लिखने पड़ेंगे। देख सकते हो आप, ये तो हो गया ना, है ना। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यू एट द सेम टेम्परेचर, दिस सजेस्ट दैट KH इज अ फंक्शन ऑफ द नेचर ऑफ गैसेस। तो एक ग्राफ यहां से निकलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा किसकी ओर में, पार्शियल प्रेशर ऑपोजिट टू मोल फ्रैक्शन। स्लोप क्या होगा, KH होगा। स्टेटमेंट याद रखते जाओ। प्रेशर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, KH की वैल्यू डिक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, KH इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये 3 स्टेटमेंट आपको लिख देंगे, एप्लीकेशन बाद में कर लेंगे, बराबर।